तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। एंड आज हमारा जो प्यारा सा टॉपिक रहने वाला है वो है टारगेट कैट 2025। एंड वेलकम टू सिंजो। तो आज मैं इस वीडियो में जो सारे चीज कवर करने वाला वो चीजें है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये है हमारा पहला स्लाइड, आप देख लो। ठीक है, हर एक छोटे से छोटे डिटेल्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप कैट 2025 या 2026 या 2027, अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी हो तो आप ये वीडियो पूरा देखो, ताकि आपको एक ऑल्टरनेटिव मिल सके कि आप मतलब कैट कैट एग्जाम को क्रैक करने के बाद मतलब आपका कैरियर कैसा होता है, कैट एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, कट ऑफ कैसा होता है, हर एक चीज एक एक मतलब एक एक माइन्यूट सी चीजों को हम डिटेल्स में इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कैट मतलब कैट एग्जाम क्या होता है, कैट एग्जाम का जो पैटर्न रहता है वो क्या होता है, मतलब क्या होता है, जो कैट एग्जाम का एलिजिबिलिटी है वो क्या रहता है, सब कुछ। कैट एग्जाम देने के बाद हम कौन सी कॉलेजेस में जा सकते हैं, सब कुछ इन डिटेल्स इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज वीडियो का पूरा जो कंटेंट रहने वाला है, ये सारा चीजें रहने वाला है। अब मेरे साथ बने रहो इन तक। अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो लगे तो आप 1.5x में देख लो, मगर एक एक चीज मैं कोशिश करूंगा बताने की। आप एक भी चीजें मतलब कुछ भी मिस मत करना इस वीडियो में। वीडियो को पूरा एकदम पहले से पूरा एंड तक देखो। आपको मैं बुक्स भी रिकमेंड करूंगा, फ्री टेस्ट सीरीज भी रिकमेंड करूंगा, सब कुछ रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू कैट, कैट एग्जाम क्या होता है, चलो। सो हियर इज अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ व्हाट इज कैट। क्विक इंट्रो टू कैट। द फुल फॉर्म ऑफ कैट इज कॉमन एडमिशन टेस्ट। ओके, so this exam is accepted by IIMs. Okay, so टॉप कॉलेज जो हमारा रहने वाला है, टॉप 20 स्कूल जो जिन्हें हम कहते हैं वो क्या है, IIMs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और उसके बाद मतलब IIM के जो एकदम कॉम्पीट करता है उसके साथ ही उसका लेवल का ही वो है FMS। ठीक है, और उसके बाद IITs भी है, डिफरेंट IITs भी है। और एसपीजीएन है, एमडीआई गुड़गांव है, आईएमटी भी है। और एक इम्पोर्टेंट कॉलेज है वो है IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये कॉलेज भी आपको मिल सकता है। और आपको मिल सकता है IIT। ठीक है, और आपको क्या कॉलेज मिल सकता है, आपको मिल सकता है टिस। ठीक है, टिस के थ्रू भी आप एमबीए कर सकते हो। तो हर साल लगभग पिछले कुछ सालों में मतलब कैट का जो कंपटीशन लेवल है बहुत इंक्रीज हो गया है। पहले तो 1.8 लाख, 1.9 लाख, 1.7 लाख एक्सपीरियंस होते थे, मगर कुछ एक दो सालों में कैट का जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत बढ़ गया है। मतलब 2.5 से 3 लाख एक्सपीरियंस ईच ईयर अब होने लग गया है। ठीक है, तो ये जो कैट एग्जाम है, जेई मेन में तो एग्जाम्स मतलब साइंस के स्टूडेंट्स compete करते हैं, मगर ये जो कैट एग्जाम है यहाँ पे जो टॉप के कॉलेज के स्टूडेंट्स हुए, चाहे वो डॉक्टर्स हो गए, चाहे वो लॉयर्स हो गए, चाहे वो बीबीए के स्टूडेंट्स है, चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट्स है, चाहे वो बीए के स्टूडेंट्स है, कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स आईआईटी से भी हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो एमबीए करते हैं वो 80% से ज्यादा इंजीनियर होता है। ठीक है, तो जो टॉप के सारे मतलब इंडिया का जो टॉप लेवल का स्टूडेंट्स का है, स्टूडेंट्स का सेक्शन है, वो स्टूडेंट्स का सेक्शन इस एग्जाम में कॉम्पीट करता है। तो चलो हम बात करते हैं कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप या तो ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए इस एग्जाम के अपियर करने के लिए, या तो आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है, और आपका जो एग्रीगेट मतलब ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए इस एग्जाम के लिए, वो कितना होना चाहिए, वो है 50% मार्क्स। ठीक है, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा कैट एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, उस एग्जाम पैटर्न को थोड़ा देख लेते हैं, जान लेते हैं उसके बारे में। ओके,
सो दिस इज आवर स्लाइड ऑफ द एग्जाम पैटर्न। सो यहाँ पे जो कैट एग्जाम होता है वहां पर टोटल कितना सेक्शन होता है, 3 सेक्शन होता है, ठीक है। टोटल टाइम होता है 2 आवर्स, 2 आवर्स। इस एग्जाम में 2 आवर्स। और हर एक सेक्शन में आपको 40 मिनट्स एलोटेड होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले 40 मिनट्स VARC सेक्शन मिलेगा। उसके बाद आपको VILR सेक्शन मिलेगा। उसके बाद आपका आएगा क्वांट्स का सेक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, आप 10 मिनट करो VARC, ऐसा नहीं होता। आपको 40 मिनट सेक्शन एंड होगा, उसके बाद जाके दूसरा सेक्शन 40 मिनट का चालू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेक्शन आता है वो आता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसमें से 24 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। आपको जो टोटल टाइम लिमिट मिलता है वो है 40 मिनट्स। इसमें MCQ क्वेश्चंस आता है और DTA क्वेश्चंस आता है, ठीक है। इसके बाद का जो सेक्शन होने वाला है वो है DILR, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। इसमें लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं। आपको यहाँ पर भी 40 मिनट का समय मिलता है। यहाँ पर भी MCQ क्वेश्चंस आता है और डेटा क्वेश्चंस होता है। इसके बाद का जो सेक्शन है वो है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स में भी आपको 22 क्वेश्चन आता है। 40 मिनट का वक्त आपको मिलता है। इसमें MCQ होता है और डेटा क्वेश्चन होता है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, ठीक है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है 66 क्वेश्चंस। और आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा लगभग 120 मिनट्स, ओके। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज वेटेज है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, चलो। सेक्शन वाइज वेटेज और टॉपिक वाइज वेटेज। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे जो VAR सेक्शन है, यानी वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो जो मैक्सिमम सबसे बड़ा सेक्शन होता है VARC में वो आपका रहता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। यहाँ से आपको लगभग 16 क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक है। या आपको 4 पैसेज मिल सकता है, आपको 5 पैसेज मिल सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। सो मैक्सिमम फोकस आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है पैराजम्पल्स। उसके बाद आता है पैरासमरी। उसके बाद आता है व्हाट सेंटेंस आउट और सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है। इसमें से कोई फिक्स नहीं है, मतलब कितना कितना क्वेश्चंस आता है। मगर बाकी के जो क्वेश्चंस है 24 में से 16 क्वेश्चंस अगर आप निकाल दोगे तो आपको बस बचता है 8 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 8 क्वेश्चंस आता है मिक्स्ड कहीं से, मतलब इन जो टॉपिक्स है, ये 4 टॉपिक से लगभग 4 टॉपिक से आ जाता है। तो आपके पास जो रिकमेंडेड सबसे पहले जो बुक है वो है अरुण शर्मा वर्बल एबिलिटी का, बहुत ही फेमस बुक है। आप ट्राई कर सकते हो वे ये बुक, ठीक है। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आपको अगर फॉर वोकाबुलरी, व्हाट पावर मेड इजी, ये बुक है। आप इस बुक में डिफरेंट टाइप्स के मतलब टेस्ट है छोटे मोटे, आप वो टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और ये बुक बहुत ही अच्छा है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और सबसे एंड में और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट ईयर कैट पेपर्स। आपको पास्ट ईयर से पेपर प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। ये तो मैंडेटरी है। तो इसके बाद का जो हमारा सेक्शन आता है वो आता है DILR, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे जो टॉपिक्स आता है वो आता है बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, टेबल लाइन ग्राफ्स, लॉजिकल पजल, अरेंजमेंट, सीटिंग मैट्रिक्स, वेन डायग्राम, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, रिसेंटली पॉपुलर, मतलब ये जो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये अभी का ट्रेंडिंग टॉपिक है, पॉपुलर टॉपिक। तो इसके लिए मतलब ये जो DILR है, अच्छा, DILR है, उसके लिए आपको अरुण शर्मा का किताब है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो और एक किताब है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन बाय निशित सिन्हा, ठीक है, ये बुक है। और इसके बाद का जो हमारा जो सेक्शन आता है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे आप हर एक टॉपिक को डिटेल्स में, मतलब कि किस क्वेश्चन में कितना आता है, वो सारे चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आता है वो कौन सा सेक्शन आता है, सबसे पहले जो सेक्शन आता है, थोड़ा इसको स्लाइड को हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, थोड़ा ये छोटा है, ठीक है।
तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से है, वो है एरिथमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस, टाइम एंड बॉर्डर। यहाँ से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आता है, मतलब हेवी वेटेड चैप्टर है। जो एरिथमेटिक पोर्शन रहता है वो स्कोरिंग है। तो आप इस चैप्टर में बहुत ही मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आता है। तो सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है अलजेब्रा। उसके बाद का जो टॉपिक है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, वहां से 3 से 4 सवाल आता है। उसके बाद नंबर सिस्टम 2 से 3 सवाल, और उसके बाद मॉडर्न मैथ वहां से 1 से 2 सवाल। यहाँ पे फिर अरुण शर्मा का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, और क्वांट्स बाय सर्वेश वर्मा। और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वांट सेक्शन के लिए वो है प्रीवियस ईयर का पेपर। क्योंकि अगर आपको मतलब कैट में अच्छा स्कोर करना है तो आपके मतलब आपको प्रीवियस ईयर से हर एक सवाल को लगाना है, और हर एक सवाल का कॉन्सेप्ट को आपको आना चाहिए। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस का वैल्यू चेंज होता है, मगर जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एकदम सेम रहता है, फॉर्मूला एकदम सेम रहता है, सिर्फ जो नंबर्स है मैथ्स का वो चेंज हो जाना। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन वाइज चैप्टर एंड टॉपिक वेटेज। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटाइल वर्सेस रॉ स्कोर एनालिसिस, मतलब आपको कितना स्कोर से कितना परसेंटाइल मिल सकता है, उसके बारे में हमें ओवरव्यू देख लेते हैं। नहीं तो चेंज होता जा रहता है, मतलब हर एक ईयर में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है। तो हम एक बार लगभग मोटा मोटा कितना स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर आप एक वर्ड में जाते हो तो आपको आपका दुश्मन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपको टारगेट क्या है, मतलब वर्ड में जो टारगेट है, तो ये आपके लिए एक वर्ड है। ठीक है। तो आपको आपका टारगेट जरूर पता होना चाहिए कि आपको कितना स्कोर है, कितना सेफ स्कोर चाहिए। ठीक है। तो अगर आप एक इंजीनियर हो, ठीक है, इंजीनियर में, ठीक है, तो आपको 99.5 प्लस टारगेट करना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो 99.5, अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको लगभग 99.7 के पार होना चाहिए। आपको जो टॉप के आईआईएम से, यानी आईआईएम एबीसी, ठीक है, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, ठीक है, उसके बाद लखनऊ है, इंदौर है, ठीक है, ये सारे अगर आपको आईआईएम्स चाहिए तो आपको 99.7 के ऊपर होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे जो 99 प्लस का स्कोर है, तो आप अगर आप 100 से 110 के रेंज में हो, अभी तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ये बहुत ऊपर जा चला जाएगा कि 110 से भी ऊपर 120 130 चला जाएगा। ठीक है। अगर आप ये स्कोर करते हो तो आपको 99 प्लस का ओवरऑल परसेंटाइल मिल जाएगा। ठीक है। और ये भी ऊपर जाएगा, ये 100 से 100 प्लस। ठीक है। अगर आप 100 से 100 प्लस हो तो 97 से 99 परसेंटाइल आपको मिलेगा। और आप 80 से 90, ये तो 90 प्लस है, ठीक है, तो आपको 94 से 97 परसेंटाइल मिलेगा। अगर आप 80 प्लस में हो तो आपको 90 से 94 परसेंटाइल बीच के मिलेगा। और अगर आप 55 से 70 के बीच में हो तो आपको 80 से 90 परसेंटाइल तक आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं कि हम हमारा जो 7 मार्क्स का टारगेट रहने वाला है, मतलब अभी तो हम अप्रैल मंथ में है। ठीक है। तो अप्रैल मंथ से हमारा नवंबर मंथ के मतलब जो कैट एग्जाम होता है वो होता है नवंबर के आखिरी संडे में। ठीक है। हर डेट फिक्स होता है, मतलब हर साल का डेट फिक्स होता है। तो हम उसका स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। चलो। तो ये जो सेक्शन रहने वाला है कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है, मंथ वाइज कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है। मंथ वाइज प्लान है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। ठीक है। तो अभी है अप्रैल, और अप्रैल से जुलाई तक आपको कोशिश करना है कि आपको पूरा जो सिलेबस है उसका बेसिक पूरा आपको आना चाहिए। ठीक है। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी आपके पास 4 मंथ से टोटल आपको पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करना है, मतलब जो कोर्स का सिलेबस है हर एक टॉपिक का सिलेबस कवर करने की कोशिश करना है।
जो बेसिक्स प्रॉब्लम है, मैंने आपको जो बुक बुक बताया, ठीक है, उन सारे बुक्स में से आपको लगभग जो लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको कवर करना चाहिए। और जो उसके बाद आपका अगस्त आता है, और अगस्त और सितंबर में आपको क्या देना है, आपको सेक्शनल मार्क्स देना चालू करना है। और सेक्शनल मार्क्स देने के बाद आपको आपका जो, मतलब आप जिस सेक्शन में वीक हो, उस सेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई करने के बाद उन मार्क्स को रिवाइज कर, मतलब मार्क्स को एनालाइज करने के बाद उन सेक्शंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि आपका जो वीक पोर्शन है वो आप स्ट्रांग हो जाए उन सेक्शंस में, ठीक है। मॉक्स देना ही काफी नहीं होता, मॉक्स देने के बाद उस मॉक्स को एनालाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो आप अपना गलती कहाँ पर कर रहे हो वो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो फाइनल प्लान अक्टूबर और नवंबर में होने वाला है, वो आपको होने वाला है, आपको फुल लेंथ मॉक्स देना पड़ेगा, ठीक है। फुल लेंथ मॉक्स देना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको मतलब जो वीक एरियाज है, वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फॉर्मूलास रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका डेली का प्लान क्या होना चाहिए, मतलब रेगुलर बेसिस पे आपको कौन कौन सी चीजें करना चाहिए, ठीक है। आपको डेली रीडिंग करना है, ठीक है। रीडिंग करना है मतलब द हिंदू को रीडिंग रीड करना है। आपको ये एनालिसिस तो पता ही, जो जिन लोगों ने मतलब कैट नहीं दिया है, मतलब जो लोग कैट शायद एक साल पहले प्रिपरेशन चार्ट कर दिए होंगे, ठीक है, उनको ये एनालिसिस के बारे में पता होता है। ठीक है, तो ये एनालिसिस हर दिन आपको टारगेट रखना है कि 1 से 2 ये होने से, ठीक है, हर दिन आप पढ़ो। उसके बाद आपको डेली आरसी प्रैक्टिस करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि आपको टाइम बहुत ही कम मिलता है, और जो पैसेज जो मिलता है बहुत लेंदी लेंदी पैसेज मिल जाता है कभी कभी। तो आपको रीडिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए आपको डेली से रीडिंग प्रैक्टिस करना है, आरसी प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, टाइम आई में सीएल, कुछ भी के, मतलब टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आखिरी सेक्शन है वो है माइंडसेट और टिप्स। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि आप एक्यूरेट हो, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सभी लोग क्या करते हैं, जो वीआरसी सेक्शन में गलती कर देते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस शायद से, मतलब उसमें तो जो ऑप्शन है बहुत क्लोज क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो उन सबको लगता है कि ये आंसर होगा और उसे मार्क करते हैं आगे, वो श्योर नहीं होते। श्योर होने के बाद ही मार्क, ठीक है। तो उसके बाद आपको एनालाइज एवरी मॉक डेली, मतलब आपने जितने भी मॉक्स दिए हैं उन सबको एनालाइज करना है, ठीक है। स्टे कॉन्सिस्टेंट, मतलब आप एक दिन में 24 घंटे पढ़ लिए, फिर एक हफ्ता आप सो रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप हर दिन 2 से 3 घंटा 4 घंटा पढ़ो, आराम से बैठ के पढ़ो, आराम से एक एक घंटा हर एक टॉपिक को दो, 1 घंटा भी अर्ज करो, 1 घंटा एलआरटी प्रैक्टिस करो, 1 घंटा क्वांट क्वांट्स प्रैक्टिस करो, ऐसे ही करते रहो। और थोड़े थोड़े, मतलब जब एग्जाम पास आता रहेगा, थोड़ा आप टाइम को इम्प्रूव, मतलब इंक्रीज कर देना, 3 आवर्स से 4 आवर्स, 4 आवर्स 5 आवर्स कर देना, ठीक है, तब आपको ज्यादा वक्त चाहिए। और उसके बाद आपको जो आपका एरर्स होता है, मतलब जिस सेक्शन में आपको एरर होता है ज्यादा, वो सेक्शन में मतलब आप एक नोट बना के रखो कि मैं यहाँ पे गलती करता हूँ, वहां पे गलती करता हूँ, मैं अगली बार ये गलती रिपीट नहीं करूँ, ठीक है। और एक बात जो इम्पोर्टेंट होने, हाँ मतलब एक इम्पोर्टेंट है, हर लोग को लगता है कि डीआईएलआर सेक्शन इजी है, मगर कई कई बार डीआईएलआर सबसे टफेस्ट सेक्शन होता है, ठीक है। कई कई बार एक एक सेट सॉल्व करने के लिए पूरा 40 मिनट वक्त चला जाता है, ठीक है। तो अगर आप डीआईएलआर में फंस जाते हो, हाँ, पूरा वक्त खा जाएगा, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट है, उनको प्रैक्टिस करो। आप कैट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, मतलब जो हाई लेवल के डीआईएलआर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो 2025 के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और एंड में थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, senzo.co.in। सो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू, बाय बाय। होपफुली ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है। आप मैंने जैसे जैसे कहा आप वैसे वैसे प्रैक्टिस करोगे, कामयाबी आपको जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है। अगले दिनों में थोड़ा और डिटेल में वीडियो आएगा, आप उन वीडियोस को भी देखना और डेली प्रैक्टिस करते रहना। बाय बाय। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।